राजाराम त्रिपाठी साहब, आपसे शुरू इसलिए कर रहा हूं कि आपकी स्टेट सर्टेन स्टेट है, वो जो केवल राहुल ही गांधी नहीं, हम सब लोग बाहर जो बैठे हुए हैं छत्तीसगढ़ से, जो जो छत्तीसगढ़ वाले नहीं है, उनका कहना यह है कि शायद छत्तीसगढ़ एक अकेली स्टेट है हिंदी भाषी राज्यों में जहां पे बीजेपी शायद स्टार्ट ही नहीं कर रही है। रमन सिंह ने बहुत पहले ही, जो उनकी सबसे बड़ा मतलब छत्तीसगढ़ के जो बीजेपी के सबसे बड़े चुनाव जिताने की सामर्थ्य रखने वाले नेता थे, उन्होंने शायद कभी बहुत स्टार्ट ही नहीं लिया, और आज भी बीजेपी कोई ऐसी स्थिति में नहीं है कि बहुत बड़ा चैलेंज कर सके। उसमें अब लोग कहते हैं कि उसमें भूपेश बघेल का बेटर शासन प्रशासन जो भी कहिए, कांग्रेस का, लेकिन शायद उसमें एक बीजेपी की तरफ से मतलब इलेक्शन से पहले ही जो गिव अप कर देने की एक इच्छा होती है, वो भी शायद एक कारण है। आपसे ही शुरू करते हैं, छत्तीसगढ़ से ही बात, डॉक्टर राजाराम त्रिपाठी साहब। जी नमस्कार आनंद जी। दरअसल पहले छत्तीसगढ़ की अगर हम चर्चा करते हैं तो हम ये देखें कि कांग्रेस की आज की तारीख में ताकत क्या क्या है, क्योंकि छत्तीसगढ़ में लगभग 80% जनसंख्या खेती अथवा खेती से जुड़ी गतिविधियों से जुड़ी हुई है, और धान यहाँ की प्रमुख फसल है। हम सब जानते हैं धान का कटोरा, राइस बाउल ऑफ इंडिया कहा भी जाता है, और यहाँ की राजनीति धान के इर्द गिर्द घूमती थी। पहले जब 15 साल रमन सिंह जी थे तो इन्होंने चावल 3 रुपया किलो में बांटा, फिर 1 रुपया किलो में बांटा। वो एक बड़ा मुद्दा था जिसके कारण उनको 3 बार सत्ता पे बिठाया भी गया। और एक बड़ी चूक उनसे हुई कि धान की कीमत पे उन्होंने 300 रुपये प्रति क्विंटल का बोनस का वादा किया था किसानों से, और लेकिन जब लगातार जीतते रहे तो उन्हें लगा कि ये कोई बड़ा मुद्दा नहीं होगा, वादा करके वो उन्होंने नहीं दिया किसानों को। वो जो फांस अटकी हुई थी, और चलते चलते अभी पिछले 5 साल पहले जो इलेक्शन हुए उसमें जब उनको लगा कि धरती खिसक रही है पैरों के नीचे से, लोगों ने बताया, तो फिर चलते चलते कुछ महीने पहले उन्होंने बोनस भी दिया। तो उसके बाद कांग्रेस जो आई, उन्होंने वादा किया था कि हम 2500 पे खरीदेंगे, और तमाम दिक्कतों के बावजूद केंद्र शासन की लेवी नीतियां अपोजिट रही, पैसे की कमियां रही, लेकिन भूपेश बघेल ने 5 सालों में जो वादा किया था उतना धान खरीदा लोगों से, और राजीव गांधी न्याय योजना के तहत सीधे किसानों की जेब में पैसे गए। फिर उन्होंने नरवा गरवा घुरवा बाड़ी जैसी योजनाएं, जो एकदम गांव से जुड़ी हुई योजना है, उसे चालू किया। और साथ ही साथ उन्होंने जो संविदा कर्मी हैं, जितने सरकारी कर्मी हैं जो कई सालों से जिनकी मांगे लंबित थी, आंगनबाड़ियों का मानदेय बढ़ाना, इस तरह से उन्होंने एक ऐसा बैलेंस तैयार किया कि आज की डेट पे लग रहा है कि इनकी कोई काट सरकार के भाजपा के पास नहीं दिखाई देती। भाजपा के जो अब हम भाजपा की बात करते हैं कि भाजपा की ताकत क्या थी। भाजपा की ताकत आप समझते ही हैं, 2 सीट से बहुमत तक आए हैं, तो धर्म की राजनीति उनकी पहली ताकत रही है। धार्मिक आधार पे वोटों का पोलराइजेशन, वो कार्ड यहाँ पे चलता नजर नहीं आता। छत्तीसगढ़ जो है शांति का टापू के रूप में आनंद भाई जाना जाता रहा है। पिछले ये क्योंकि चुनाव का वर्ष था, तो इस वर्ष में 2-3 जगह दंगे भड़काने की कोशिशें हुई, लेकिन हिंदू मुस्लिम के बीच में, हिंदू ईसाइयों के बीच में, आदिवासी ईसाइयों के बीच में, लेकिन उससे जिस कड़ाई से निपटा इस सरकार ने, उससे एक संदेश गया और लोगों को लगा कि हाँ, इन मुद्दों पे इसी तरह कड़ाई से निपटा जाना चाहिए। तो भाजपा यहाँ पे अगेन बैकफुट पे गई। दूसरा, जो गाय वाली एक काऊ बैल की राजनीति लेके आते हैं, तो भूपेश बघेल ने ऑलरेडी यहाँ पे जो गोठान योजना चालू की बड़े पैमाने पे, हर जिले में, हर ब्लॉक के लेवल पे, पंचायत स्तर पर, और उसमें कमियां नहीं होंगी ये नहीं बोलूंगा मैं, लेकिन काफी हद तक वो योजना जो है गांव में लोगों की जेब में पैसा भी डाल रही है और जैविक खाद और जैविक खेती की ओर आगे बढ़ाई है। इसके अलावा छत्तीसगढ़ चूंकि ज्यादा पुराना प्रदेश नहीं है, 2000 आप जानते हैं 2001 में बना है, और 20-22 साल किसी राज्य के लिए कोई बड़ी अवधि नहीं होती। तो एक क्षेत्रीय पहचान की जो एक तड़प होती है नए राज्य में, उसको भूपेश बघेल ने समझा। इनके रीति रिवाज, यहाँ के तिथि त्योहार, यहाँ के तरीके, उन्होंने इस तरीके से जोड़ा कि उसको लेके जो है वो एक बड़ा बिंदु बन गया। जो भाजपा के पास वर्तमान में उसकी तो फिलहाल कोई काट नहीं है,
कि छत्तीसगढ़िया सबले बढ़िया, तो पोला तिहार भी मन रहा है, लट्टू भी नचा रहे हैं, गेड़ी में भी चढ़ रहे हैं, सारे गांव में जाके सीधे संवाद कर रहे हैं। ये कुछ चीजें हैं जिसके कारण यहाँ आप सर्टेन कह सकते हैं कि हाँ छत्तीसगढ़ में जीत रहे हैं। हालांकि राजनीति में दावा तो नहीं किया जाना चाहिए, और राहुल गांधी जी के बयान को मैं वैसे ही देखता हूँ कि जिस तरह से उन्होंने कहा, वस्तुस्थिति छत्तीसगढ़ की स्पष्ट की। मैं यही कहूंगा कि हाँ, यहाँ अगर सर्टेन की करें तो आज की तिथि पे यह तय है कि छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार बनती दिख रही है। एक चीज जरा डॉक्टर राजाराम त्रिपाठी आपसे इसलिए पूछ रहा हूँ, मेरे कुछ दर्शक कह रहे हैं कि भाई बीजेपी दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी अब तो कहती है, उस 13 करोड़ 14 करोड़ उसके मेंबर हैं। अब एक मेंबर की अगर एक घर में 4-4 5-5 वोट भी हैं तो मोटे तौर पे 60-65 करोड़ वोट तो अकेले केवल बीजेपी के ही पास है। वो एक ऐसी पार्टी जो कहती है वो पन्ना प्रमुख तक उनके पास है एक-एक, और जो 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 पावर पॉलिटिक्स समझा है, जिसने इलेक्शन को देखा है, एक-एक पन्ने पे अगर एक-एक आदमी किसी पार्टी के पास है तो उसको घर में, तो मैं बार-बार कहता हूँ, सोना चाहिए। उसको कैंपेनिंग करने की भी ज़रूरत नहीं है। मैं 2 चीज़ें आपसे राजाराम भाई साहब, एक तो ज़रा हमारे दर्शकों को बता दीजिए, वो बड़े परेशान हैं कि भई वहाँ कोई एक दुर्गावती रेलवे, वो दुर्गावती नहीं, रानी कमलापति रेलवे स्टेशन है, हबीबगंज के नाम को बदला गया है। थोड़ा एक उस पे आप एक ये रानी कमलापति जी कौन थी? क्योंकि मैं भी गया तो मुझे भी लगा भाई ये तो कोई नवाब साहब या बेगम साहब के नाम पे होना चाहिए था, ये रानी कमलापति जी के नाम पे क्यों? दूसरा, बस्तर में कोई क्या, मैं अभी मेरे एक दर्शक कह रहे हैं कि बस्तर में कांग्रेस को थोड़ी दिक्कत है, वहाँ चैलेंज है। आम आदमी पार्टी अगर वहाँ जाती है तो वो कांग्रेस का गेम खराब करेगी। और तीसरा, अजीत जोगी के बेटे जी का अब मतलब वो कोई रेलेवेंस है, या वो अपना खाना ना बनाने में मगन रहते हैं? आजकल उनकी बहुत शोज़ आते हैं जिसमें वो खाना बनाते हैं, नई-नई रेसिपी सिखाते रहते हैं। इन तीनों पे ज़रा, रानी कमलापति पे भी ज़रा बता दीजिएगा बहुत संक्षेप में। देखिए, कमलापति जी, रानी कमलापति जी को स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के रूप में इन्होंने माना है। इतिहास के कई पन्ने बड़े स्पष्ट हैं, और यदि किसी को सम्मान देते हैं उसे मैं बुरा नहीं मानता, लेकिन जो हबीबगंज स्टेशन था, पहले भी भोपाल के लिए कितना महत्वपूर्ण था राकेश जी समझ रहे होंगे। उसे नए गेटअप के साथ नाम बदल देने से कुछ खास नहीं बदलता है, मेरा मानना है। और जब मैं जिस समुदाय से रानी कमलापति जी के बारे में बताते हैं, जब उस समुदाय के लोगों से चर्चा करता हूं तो उन्हें नहीं पता है कि उनके समुदाय में कोई ऐसा हुए थे, पहली चीज। दूसरी चीज, बस्तर की जहां तक बात कर रहे हैं, मैं समग्र छत्तीसगढ़ के बारे में बोलूंगा कि पिछले चुनाव में, मतलब 2011 के आसपास में जो जनगणना थी, लगभग 30% आदिवासी थे छत्तीसगढ़ में, और वर्तमान में 34% के आसपास आदिवासी मतदाता हैं। आज की तारीख पे जो 29 सीटें हैं, उनमें से 27 कांग्रेस के पास है, 2 भाजपा के पास है। छत्तीसगढ़ और सरगुजा 2 प्रमुख आदिवासी बहुल क्षेत्र हैं, और निश्चित रूप से 90 सीट की विधानसभा में निर्णायक बढ़त आदिवासी सीटों से आती है। बस्तर में जो लोग कह रहे हैं कि कांग्रेस की स्थिति कुछ खराब होगी, तो मेरा मानना यह है कि कांग्रेस मजबूत है, कुछ कैंडिडेट कमजोर हो सकते हैं जिन्होंने क्षेत्रों में जनसंपर्क उतना नहीं किया है। तो कांग्रेस मजबूत है, और मुझे लगता है कि कुछ कैंडिडेट बदले जाएंगे। मुझे उम्मीद है जब सामने आएंगे तो शायद मेरी बात सही साबित हो। और रहा सवाल आम पार्टी का, तो आम पार्टी का कोई कैडर अभी तक बस्तर में तो नहीं है। जगदलपुर वगैरह में छुट-पुट हो तो नहीं कह सकता, लेकिन अभी भी चुनाव जीतने के लिए या चुनाव में टक्कर देने के लिए जो गांव बूथ लेवल पे आपकी पकड़ होनी चाहिए वो नहीं है। हाँ, खेल अगर कोई बिगाड़ सकता था तो सर्व आदिवासी समाज के जो बिगाड़ सकता था, लेकिन उसके साथ भी वही समस्या है जो आम पार्टी के पास। गांव में आपका कैडर नहीं है, बूथ मैनेजमेंट आपका नहीं है, और जो पैसे लगते हैं चुनाव में, आप जानते हैं कि चुनाव में कार्यकर्ता से लेकर हर चीज के लिए, तो ये तीनों चीजों पे लोग नहीं है। केवल ये कह देने से कि हम 90 सीट पे चुनाव लड़ेंगे, ऐसी तो कई पार्टियां आई गई, कोई विशेष फर्क नहीं पड़ा। और आदिवासियों की और दलितों की, जहां जिन राज्यों में उनकी स्वयं की पार्टी मजबूत नहीं है, वहां कांग्रेस उनकी स्वाभाविक पसंद रही है, आनंद भाई, चाहे दलित हो या आदिवासी। और इसीलिए भाजपा के लिए राकेश ठीक कह रहे थे कि
यहाँ पे जितनी सीट इन्होंने जीती भी है, और सभी शहरी क्षेत्रों से जीता है उन्होंने। तो गांव के क्षेत्रों में वास्तव में पहली पसंद अभी कांग्रेस बनी हुई है। चलते चलते, चूंकि राजस्थान पे आप लोग सभी लोग कह रहे थे, तो मैं केवल 2 लाइन राजस्थान पे मैं भी कहना चाहूंगा कि पहली बात तो जो राहुल गांधी का जो बयान आया, और वो इस मायने में भी लोगों को पसंद आ रहा है कि जो चीज आज कई सालों से लोग प्रचारित कर रहे थे भाजपा वाले राहुल जी के खिलाफ, कि ये शातिर राजनेता कभी नहीं हो सकते, और भारत की राजनीति में एक शातिर होना बड़ा जरूरी चीज है राजनेता बनने के लिए, वो इन्होंने उस चीज को गलत साबित किया, और खुल के, जैसी वास्तविक स्थिति है वो खुल के बोलते हैं, और वो चीज लोगों को, आम मतदाता को भी अच्छी लग रही है, क्योंकि उनको लगता है कोई हमारे जैसा आदमी, हमारे बीच का ही कोई आदमी बोल रहा है, जब वो कहते हैं कि भाई हाँ टक्कर है। और जबकि एक तरफ आप देखिए, गहलोत जी कह रहे हैं कि 30 साल का रिकॉर्ड हम तोड़ देंगे, वहां राहुल गांधी कह रहे हैं कि भाई टक्कर की लड़ाई है, आपको लड़ना पड़ेगा। और यहाँ बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि मैसेज भी दे रहे हैं कि साहब आप एकजुट नहीं रहोगे तो वास्तव में आप हार जाओगे। एक चीज और जोड़ूंगा इसमें, कि जो आप सचिन पायलट जी के बारे में कह रहे थे, सारी बातें सही कही, वो सैनी साहब ने भी सही विश्लेषण किया है। एक चीज और जोड़ूंगा कि जो उनके सचिन पायलट और ज्योतिरादित्य सिंधिया काफी नजदीकी हुआ करते थे, एज ग्रुप भी सेम था, स्कूल भी लगभग सेम थे। लेकिन ज्योतिरादित्य सिंधिया की जो हालत मध्य प्रदेश कांग्रेस में है, वह भी मतलब सचिन पायलट जी के ज्ञान चक्षु खोलने के लिए पर्याप्त है, कि अगर वो कहीं जाते हैं तो क्या दशा होगी, मेरे ख्याल से।